आज हिंदी साहित्य से संबंधित रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एक साथ ही करवाने जा रही हूँ, तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें देखो प्रश्न, अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार पंक्ति किस कवि की है? तो ये कौन से कवि की है? रसलीन जी की है। ठीक है। अगला देखो, मानीगढ़ बंबई समुंदर मंदराज बग बंदर की बंद करी बंदर बसावग, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह पंक्ति किसकी है? पद्माकर की। देखो भी पंक्तियां आजकल बहुत पूछी जा रही हैं, इसलिए पंक्तियों को याद रखना है कि कौन सी पंक्ति किसके द्वारा पूछी गई है, बोली गई है। देव किसके आश्रय में रहते थे? देव कवि हैं वो राजा भोगीलाल के आश्रय में रहते थे। अगला देखो, औरंगजेब के आश्रय में रहते थे, यानी औरंगजेब के आश्रय में कौन रहते थे? तो औरंगजेब के आश्रय में रहते थे वृंद कवि। कौन से कवि? वृंद कवि। अगला देखो, रीति मुक्त शब्दावली का अर्थ है, रीति मुक्त यानी अपने रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में है ना, तो रीति मुक्त का क्या अर्थ है? स्वच्छंदतावादी काव्य, यानी स्वच्छंदतावादी काव्य है ना वो रीति मुक्त है। लक्षण मुक्त शब्दावली का क्या अर्थ है? तो लक्षण मुक्त का मतलब है रीति ग्रंथ है। लक्षण मुक्त शब्दावली का अर्थ होता है रीति ग्रंथ है। वचनिका का क्या अर्थ होता है? तो देखो वचनिका का अर्थ थोड़ा बड़ा होता है, तो मैंने आगे लिखा है, आगे जब चलेंगे ना अपना लास्ट में वहां। अगला देखो, ख्यात का क्या अर्थ है? ख्यात, ख्यात किसको बोलते हैं? तो ख्यात होती है पुरुष, वीर पुरुषों की जीवन गाथा, वीर पुरुषों की जीवन गाथा को ख्यात बोलते हैं। अगला देखो, कुंदन को रंग फीको लगे किसके द्वारा रचित पंक्ति है? यानी कुंदन को रंग फीको लगे ये पंक्ति मतीराम जी के द्वारा रचित है। अगला देखो, पद्माकर द्वारा दौलत राव सिंधिया के दरबार में कौन सी उक्ति कही थी? यानी पद्माकर जी ने दौलत राव सिंधिया के दरबार में कौन सी बात कही थी? दिल्ली दहपटी पटना हूं को झपट करी, ये बात उन्होंने अपने उनके दौलत राम जी के सिंधिया के दरबार में बातें कही थी। अगली देखो, उनकी भाषा एक रस चलती है, इस विचार से हम उन्हें पद्माकर की तरह ही बड़ा कवि मानते हैं। यह कथन शुक्ल जी के द्वारा किसके विषय में कहा गया है? यह कहा गया है प्रताप शाही के विषय में। किसके विषय में? प्रताप शाही के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। युगल रस माधुरी के रचनाकार है, यानी युगल रस माधुरी रचना है रसिक गोविंद की। आगे देखो, साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार है मतीराम की। किसकी है? मतीराम की। रसराज के रचनाकार भूषण है। रसराज के रचनाकार कौन है? भूषण है। अगली देखो, कुलपति मिश्र की दो रचनाएं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो है युक्ति तरंगिणी 1686 में, और एक है द्रोण पर्व 1680 में। द्रोण पर्व 80 में है, युक्ति तरंगिणी 86 में है, तो आपको याद होनी चाहिए। एक देखो, रस रहस्य जो 1670 ईस्वी के रचनाकार कौन है? देखो रस नाम से रीतिकाल में बहुत सारी रचनाएं अभी अपन ने पढ़ी थी। रस राज, रस राज किसकी थी? रस राज थी भूषण की। एक अपन ने अभी ये अपने पास आई है कौन सी? रस को रहस्य, ये किसकी है? 1670 ईस्वी में कुलपति मिश्र की। अगला देखो, ये पंक्ति है, सूरती सिंगार की उजारी छवि आढ़ी भांति, दीठी लालसा के योननी ले ले आंजी हो, रति रसनार संवाद पावड़े पुनितकारी पाए, चुमी चुमी के कपोलनी सो मांझी हो। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इनके कौन है? गणानंद जी हैं। अगला देखो, सुजान चरित के रचनाकार कौन है? सुजान चरित देखो सुदन कवि की है। सुजान चरित ग्रंथ में किस राज्य के राजाओं की वीरता का वर्णन है? तो भरतपुर के जो राज्य है ना उनकी वीरता का वर्णन है। कौन से राज्य की? भरतपुर के। एक सुभान आनन पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बोधा है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है अभी बोधा की। अगली देखो, हिम्मत बहादुर के कटु वचनों पर किस कवि ने अपनी तलवार निकाल ली थी? यानी हिम्मत बहादुर जी ने कटु वचन बोले थे तो ठाकुर कवि ने अपनी तलवार को निकाल लिया था। अगली देखो, चंद्रशेखर को साहित्यिक भाषा का बड़ा अधिकार था, अमीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है, यह उद्भावना किसकी है? यानी शुक्ल जी की उद्भावना है। ये किसकी उद्भावना है? शुक्ल जी की। अगला देखो, भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो भाव विलास के रचनाकार है देव। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? जगत विनोद पद्माकर की है। चिंतामणि की रचना कौन सी है? चिंतामणि की एक रचना है जो इंपॉर्टेंट है, कविकुल कल्पतरु। और गणानंद की समय सीमा कितनी है? देखो गणानंद की समय सीमा 1689 से 1739 है। ठीक है। अगला देखो फिर,
सुजान हित व कोक सागर के रचनाकार है। देखो सुजान चरित के तो सुदन कवि थे, लेकिन सुजान हित के कौन है? गणानंद। गणानंद की रचना एक है प्रसिद्ध है जो प्रेम पत्रिका है। सुजान सागर व कृपाकंद के रचनाकार कौन है? इसके भी गणानंद ही है। चाहे सुजान हित हो चाहे सुजान सागर हो, लेकिन आपको एक याद रखने, सुजान चरित के गणानंद नहीं, सुजान चरित के सुदन है। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। अगला देखो, रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। भूषण की रचना, देखो भूषण की 3 रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। अगला देखो, बिहारी के विषय में सही है, यानी बिहारी के विषय में इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं? एक तो है, पहली है, बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। एकदम सही बात है, ये बिहारी ने किससे ली थी? काव्य की शिक्षा केशव दास जी से। दूसरी है, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया था, यानी हिंदी के अंदर समास की पद्धति का परिचय देने वाले भी बिहारी थे। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, यानी काव्य के लिए जो सामान्य विषय इनका परिचय था, तो इनकी सारी बातें ही सही है। अगला देखो, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है, यानी इनमें से आपको कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ है? नहीं है। अगला देखो, इसका लक्षण ग्रंथ ही इसमें बाद में बताती हूँ ये क्वेश्चन भी। अगला देखो, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की। श्रृंगार निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है। अष्टायाम की रचनाकार कौन है? अष्टायाम की रचनाकार कौन है? देव। देव की प्रसिद्ध रचना ये अष्टायाम देव द्वारा रचित है। देव के द्वारा एक रचना उनकी और प्रसिद्ध है, जो कौन सी है? काव्य रसायन। कौन सी है? काव्य रसायन। अगली देखो, कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? दुल्लह कवि की। मतीराम की समय सीमा कितनी है? मतीराम की है, मतीराम की समय सीमा 1606 से 1701 है। कितनी है? 1606 से 1701। ललित ललाम रचना का रचनाकाल है। इन्होंने ललित ललाम कब रची थी? 1661 से। मतीराम की तो है ललित ललाम रचना, ये रची थी 1661 से 1664 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी है, तो इनका समय भी याद रखना है। अलंकार 85 का 1690 ईस्वी के रचनाकार कौन है? मतीराम ही है। अलंकार 85 का। रसराज का रचनाकाल है। रसराज का रचनाकाल, रसराज जो रचना है ना अपनी, उसका है 1633 से 1643। मतीराम द्वारा रचित रचना है रसराज। रसराज के रचनाकार कौन है? मतीराम ही है। और इस रचना का समय भी कितना है? 1633 से 1643। भवानी विलास के रचनाकार कौन है? देव। रस विलास के रचनाकार कौन है? देव। कवित रत्नाकर का रचनाकाल है 1649 ईस्वी। कवित रत्नाकर का समय कितना है? 1649 ईस्वी। अगला देखो फिर, श्लेष अलंकार, श्रृंगार रस, ऋतु वर्णन, रामचरित और राम भक्ति से संबंधित रचना है कवित रत्नाकर। ये देखो, ये रचना किस, इसका समय 1649 है, लेकिन ये श्लेष अलंकार है, श्रृंगार रस है, ऋतुओं का वर्णन है, रामचरित है, राम की भक्ति है, इन सबसे संबंधित रचना है ये। अगला देखो, गणानंद के विषय में सही नहीं है, यानी गणानंद के विषय में 4 बातें, इनमें से कौन सी सही नहीं है? गणानंद ने तत्कालीन कविता दरबारी संस्कृतियों से सर्वथा भिन्न थी, तो दरबारी से तो इनकी भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि थे, पता ही है गणानंद को। तो विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया था, यही बात इनकी गलत है, जो गणानंद ने अभिधा का नहीं किया था। अगला देखो, रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो रीति शब्द कौन से अर्थ में हुआ है? अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद, काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आश्रित रचनाएं, ये इनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, यानी रीति के संदर्भ में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पीछे मैंने कहा था ना, 2 क्वेश्चन छोड़े थे, एक तो वचनिका वाला और एक वो लक्षण ग्रंथ वाला। एक वचनिका वाला तो आ गया, लक्षण ग्रंथ वाला भी आगे आ जाएगा। तो देखो, वचनिका, वचनिका क्या होती है? ऐसी गद्य रचना जहां पदों के बीच में गद्य का प्रयोग किया जाता है, यानी पदों के बीच में साथ में गद्य आ जाता है। और आपको पता ही है, जब गद्य और पद्य साथ में आ जाए तो उसको कौन सी रचना कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। तीसरा है, रीति काल में गद्य चूर्णों को वचनिका नाम दिया गया, जो डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा के दोनों रूपों में मिलती है। तो इनके वचनिका के संबंध में ये सारी बातें ही सही है। अगला देखो फिर, बिहारी के दोहों में प्रमुख रूप से कौन से अलंकार है? तो बिहारी के दोहों में एक तो अन्योक्ति और एक यमक है, क्योंकि बिहारी अन्योक्ति को बहुत ज्यादा, यानी अपने जो
जयपुर वाले राजा थे उनके भी एक वो अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल, तो उसमें भी ये याद है तो आपको अन्योक्ति का पता ही है। और यमक अलंकार उनका प्रसिद्ध है। बिहारी के जन्म व मृत्यु के से संबंधित संवत है। देखो बिहारी संवत पूछा है इसमें, तो 1652 विक्रमी संवत से 1721 विक्रमी संवत है बिहारी का समय है। बिहारी रत्नाकर रचनाकार के लेखक है। बिहारी रत्नाकर किसके द्वारा रचित है? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। अगला देखो, अरते रत्न बर परे दई मरक मनुमेन, इस दोहे में अलंकार है। कौन सा है? अलंकार। अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार, क्योंकि मानो मनु मनहु जानो जनु जनु जहां जाए उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। आगे देखो, और ओप कनीनी कनु गनी धनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटताज। दोहे में भाव है, यानी कौन सा भाव है? तो यहाँ पर देखो कनीनी कनु यानी आंख की पुतलियां होती हैं, और आपको पता है ये बिहारी ने नायक और नायिका के संबंध में कहा, तो नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन इसमें किया गया है। बिहारी सतसई का काव्य स्वरूप है, क्योंकि बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। अगला देखो, बिहारी के पिता केशव राय, केशव दास नहीं है, केशव राय है। केशव राय किसके शिष्य थे? तो निम्बारक संप्रदाय के जो संत नरहरिदास है ना, उनके शिष्य थे ये केशव राय। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं हैं, तो बिहारी की काव्यगत विशेषताएं, एक तो गागर में सागर बनना है उनकी, एक भक्ति का समन्वय करना है, एक नीतिपरक काव्य है, एक सौंदर्य और श्रृंगार की प्रधानता है। ये इनकी काव्यगत विशेषता है। अब देखो, छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौन है? पिंगल है ये। अगला देखो, बिहारी और उनकी सतसई के संबंध में सही है। बिहारी और उनकी सतसई के संबंध में क्या बात सही है? प्रकृति का आलंबन रूप से में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, यानी प्रकृति को इन्होंने आलंबन रूप में चित्रित किया है। यही बिहारी और बिहारी की सतसई के संबंध में सही है। अगली देखो, केशवदास की रचनाएं हैं। विज्ञान गीता 1610 में केशवदास की है, छंदमाला भी केशवदास की है, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में ये भी केशवदास की है, तो सभी हो जाएगा। आगे देखो, रसिक प्रिया के रचनाकार है केशवदास। रसिक प्रिया के कौन है? केशवदास। कवि प्रिया के रचनाकार 1601 ईस्वी में लिखी गई थी ये, इसके भी केशवदास है। वीर सिंह देवचरित 1607 व रतन बावनी 1607 के रचनाकार हैं, इसके भी केशवदास ही हैं। अगली देखो, फिर उत्तर मध्य काल यानी रीति काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान है मिश्र बंधु। रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने ही कहा था। कवि कुल कंठाभरण रचना के रचनाकार दुल्लह कवि हैं। भिखारीदास की रचनाएं रस सारांश। देखो, रस राम से कितने आ गई, रस राज, रस सारांश, तो ये आपकी कौन सी है? रस राज मतीराम की है, और रस सारांश किसकी है? भिखारीदास की है। अगली देखो, रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है, तो आपको मैंने रीति मुक्त काव्य धारा का एक सूत्र बताया था, गन्ना आला बोध द्विज ठाकुर। तो गन्ना गन्नानंद हो गया, आला से आलम हो गया, बोध से बोधा हो गया, और ठाकुर से ठाकुर हो गया, द्विज देव हो गया। तो अगर ये सूत्र याद है तो आप आराम से कर दोगे। ठाकुर आई, आलम आई, बोधा आई, तो भिखारीदास नहीं है। अगला देखो, रसलीन द्वारा रचित है रस प्रबोध। रस प्रबोध किसकी है? रसलीन की है, और 1742 ईस्वी में रचित रचना है ये। अंग दर्पण 1737 ईस्वी के रचनाकार है, रसलीन है। अंग दर्पण कब लिखी गई? 1737 में, तो ये रसलीन की है। और छा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन है? केशवदास है। और छा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री केशवदास है। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में गलत है, यानी रीति मुक्त कवि है ना, उनके बारे में आप कौन सी बात गलत है? तो रीति मुक्त, अभी मैंने सूत्र से बताया कौन कौन से कवि हैं, तो इनके बारे में कौन सी बात है? रीति मुक्त कवियों के प्रेम में विरह व्यथा प्रधान है, सही बात है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, सही है। रीतिबद्ध जैसी इंद्रिय वासना उसमें नहीं है। अगला देखो, रीति मुक्त कवियों में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा अभिव्यक्ति की शैली के में स्थान प्राप्त हुआ है, तो हुआ है इनको प्रेमानुभूति को आत्मा अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखो, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। कहाँ ग्रहण किया है? तो ये इनका गलत हो जाएगा। अगला देखो, फिर केशवदास की कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आती है? तो केशवदास की, जो पीछे क्वेश्चन था ना, केशवदास की कौन सी रचना है जो लक्षण ग्रंथ के अंदर नहीं आती? तो केशवदास की रसिक प्रिया आती है, कवि प्रिया भी आती है, छंदमाला भी आती है, लेकिन विज्ञान गीता रचना है वो लक्षण ग्रंथों में शामिल नहीं है। अगली देखो, समुझे कवि घन आनंद की ये आंखिन ने है की पीरत की, उक्त कथन किसका है? तो ये ब्रिजनाथ जी का है। किसका है? ब्रजनाथ का।
रीति मुक्त काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नगेंद्र है। रीति मुक्त काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? नगेंद्र। अगला देखो, रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को आधार बनाया? मिश्र बंधु विनोद को। यानी रीतिकाल के जो कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ, अभी बताया पीछे उन्होंने, मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया था। डॉक्टर नगेंद्र। अगला देखो, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है, वही घना लबोध द्विज ठाकुर। अगर सूत्र याद है तो रसलीन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सूत्र से याद करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देव की समय सीमा 1673 से 1767 ईस्वी है। अगला देखो, शुक्ल के अनुसार केशवदास ने अलंकारों के लक्षणों हेतु किस आचार्य के ग्रंथ से बहुत सी बातें ली हैं? तो दंडी के ग्रंथ से बहुत सी बातें ली हैं अलंकारों के लक्षणों के लिए। ठीक है। अगला देखो, ये आखिर नेह की पीरत की पंक्ति किस कवि के काव्य वैशिष्ट से संबंधित है? तो गणानंद की। इश्कनामा के रचनाकार बोधा हैं। बोधा की समय सीमा 1767 से 1806 है। और लोगरी कवित की बो खेल कदी जानो है पंक्ति के रचयिता हैं ठाकुर। अगला देखो, देव के आश्रयदाता आजम शाह है। देव के आश्रयदाता कौन है? आजम शाह है। महाराणा भीम सिंह के आश्रय में रहा पद्माकर।